हेलो नमस्कार। क्या किसी संविधान में संशोधन करना आवश्यक है? संविधान निर्माताओं ने जिस संविधान का निर्माण किया उसमें संशोधन करना कितना आवश्यक है और उन्होंने क्यों ऐसी व्यवस्था दी कि संविधान में संशोधन आगे जाके किया जा सके। आखिर संविधान में कौन कौन से संशोधन नहीं किए जा सकते, इन सब बातों के बारे में आज हम विशद रूप से इस लेक्चर के माध्यम से जानेंगे। हमारा संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ और तब से लेकर अब तक 75 साल के करीब हो चुके हैं और 75 साल में हमने इस संविधान में 106 संवैधानिक संशोधन कर दिए हैं। तो क्या संवैधानिक संशोधन सभी के सभी क्या समय की आवश्यकता थी या कुछ राजनीतिक स्वार्थ भी उसके पीछे काम किए थे, उसके बारे में आज हम विशद चर्चा करेंगे। जानेंगे कि संविधान को किस प्रकार से परिवर्तित किए जा सकते हैं और संविधान में कौन कौन से संशोधन अब तक किए जा चुके हैं, उसके बारे में भी एक ब्रीफ इंट्रो मैं आप लोगों को जरूर यहां पे बताऊंगा। आज अगर इस पूरे लेक्चर को आप देखते हो तो आपको संपूर्ण संविधान के संशोधन आज इसी लेक्चर में आपको दिख जाएंगे और कुछ ऐसी चीजें जो आपके एग्जाम में आती हैं वो भी इस लेक्चर के माध्यम से आप तक पहुंच जाएंगी। तो चलिए इस लेक्चर को प्रारंभ करते हैं। मैं हूं राज राणा और आप सब हैं भारत के सुपर टीचर सुपर फ्यूचर। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। देखिए, आप लोगों ने सुना होगा कि संविधान दो प्रकार के होते हैं। एक संविधान होता है जिसे हम कहते हैं नम्य संविधान, यानी उसके बारे में कहा जाता है कि ये जो संविधान है ना बहुत लचीला है। और एक संविधान होता है कठोर। क्या आपने कभी जानने की कोशिश करी कि लचीला और कठोर क्यों होता है? तो देखिए, ये कोई ज्यादा बड़ी चीज रॉकेट साइंस नहीं है। लचीला वो है जो अपने आप में परिवर्तन को स्वीकार कर ले और कठोर वो है जो अपने परिवर्तनों को स्वीकार न करे। आपके जब कोई दोस्त से आप कोई बात कहते हो और वो आपकी बात नहीं मानता तो कहते हैं यार बड़ा ही ये रिजिड आदमी है। रिजिड मतलब कठोर है। और एक व्यक्ति आप लोगों की बात मानता रहता है उसको कहते हैं अरे यार बड़ा फ्लेक्सिबल आदमी है, जैसे कहो ऐसे टूट जाता है। ठीक है, इसी प्रकार से हम संविधान पे भी रख सकते हैं। अगर संविधान बदलावों को आसानी से स्वीकार कर लेता है, अर्थात संविधान में को आसानी से बदला जा सकता है, उसे हम फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। लेकिन जिस संविधान को बदलना बहुत मुश्किल है उसे हम कठोर संविधान कहते हैं। लेकिन भारत का संविधान तो अलग ही है, ना ये कठोर है ना ये लचीला है, ये तो बीच में आता है। ना अत्यधिक कठोर बनाया है और ना ही अत्यधिक लचीला बनाया है कि इसमें संशोधन ना हो सके, और इतना कठोर भी नहीं बनाया है ना। ऐसा भी नहीं कि लचीला कि कोई भी संशोधन आप कर दो, और इतना भी कठोर नहीं है कि आप इसमें संशोधन न कर पाओ। क्योंकि संविधान निर्माता भी जानते थे कि संविधान एक वो किताब है जो मानव की आवश्यकताओं को पूरा करती है और समय के साथ मानव की आवश्यकता बदलती रहती है। इस प्रकार से संविधान में संशोधन करना तो अनिवार्य था। लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि बहुमत इस संविधान के मूलभूत ढांचे को समाप्त कर दे। उसके लिए भी संविधान निर्माताओं ने बहुत ज्यादा प्रयास किए और आगे चलकर 1973 में केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में यह केशवानंद भारती के केस में सुप्रीम कोर्ट ने भी ये पर्याप्त पुख्ता इंतजाम कर दिए हैं कि संविधान की मूलभूत आधारभूत ढांचा को परिवर्तित न किया जा सके। तो आइए यहां पे जान लेते हैं संविधान का संशोधन। ठीक है नहीं? तो मैंने आपको बताया था कि ऐसा संविधान जो संशोधन को स्वीकार करता है, यानी जिसमें आसानी से संशोधन किए जा सकते हैं, उसको फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन या नम्य संविधान कहते हैं, लचीला संविधान कहते हैं। और ऐसा संविधान जो परिवर्तन या संशोधन को स्वीकार नहीं करता उसको हम कठोर संविधान कहते हैं। लेकिन भारत का संविधान नम्यता और अनम्यता का एक अनोखा मिश्रण है। अगर हम संविधान संशोधन की बात करें तो इसके लिए हमें संविधान के भाग 20 को टटोलना होगा और वहां पर एक आर्टिकल है जिस आर्टिकल का नाम है 368, उसको अच्छे से पढ़ना होगा क्योंकि 368 में ही वह प्रक्रिया दे रखी है जिसके अंतर्गत संविधान में संशोधन किया जा सकता है। ठीक है ना? 368 में ही प्रक्रिया दे रखी है। एक बात और ध्यान रखना है कि ये जो संशोधन है ना वो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से प्रेरित है। ये भी बात आप लोगों को ध्यान रखनी होगी। तो चार बातें आप लोगों को पता हो गई संविधान संशोधन से संबंधित।
है ना। तो सर क्या इस अनुच्छेद का अभी तक प्रयोग हुआ है? हाँ, संविधान में अब तक 106 संवैधानिक संशोधन किए जा चुके हैं। हमारे संविधान को बने हुए अभी 75 वर्ष हुए हैं और हमने 75 वर्ष में संविधान को 106 बार उसको परिवर्तित किया है। ठीक है नहीं? तो आपको यहां पर जानना काफी ज्यादा आवश्यक है कि संविधान में संशोधन इतने ज्यादा हो रहे हैं, क्या इतनी सारी कमियां छोड़ दी थी क्या? तो याद रखा, कहीं कहीं संविधान में संशोधन अपने स्वार्थों के लिए, ठीक है, राजनीतिक स्वार्थों के लिए, और कहीं कहीं संविधान में संशोधन सुप्रीम कोर्ट तक के फैसले को बदलने के लिए भी हुए। तो अब उसके बारे में क्या कहा जाए। बहरहाल संविधान में संशोधन करने की जो प्रक्रिया है वो हमेशा बिल से प्रारंभ होती है। अगर हम संविधान में संशोधन करना चाहते हैं तो इसके लिए एक बिल आता है जिसे कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, उसको कहेंगे संवैधानिक संशोधन बिल, और संवैधानिक संशोधन बिल संसद में ही आता है। इसका मतलब है कि संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया को राज्यों में प्रारंभ नहीं किया जा सकता। राज्य चाहकर भी संविधान में परिवर्तन नहीं कर सकते। संविधान में परिवर्तन करने की प्रक्रिया प्रारंभ होती है कहां पर? संसद में। हालांकि बहुत प्रकार के ऐसे संशोधन हैं जब जो संघात्मक ढांचे से संबंधित है, फेडरल सिस्टम से संबंधित है, उसमें राज्यों का सहयोग लिया जाता है। हालांकि राज्य उस भी प्रक्रिया को प्रारंभ नहीं कर सकते क्योंकि संविधान में संशोधन करने की शक्ति संसद के पास है ना, और यह शक्ति आर्टिकल 368 देता है हमारे संविधान को। ठीक है, अब हमारी संसद को ये शक्ति जो मिलती है संशोधन की 368 से मिलती है, और 368 कहता है कि संसद संविधायी शक्तियों का प्रयोग करके, कॉन्स्टिट्यूशनल जो प्रोसीजर है उसको यूज करके संविधान के किसी भी उपबंध में, किसी भी प्रोविजन में किसी प्रकार का संशोधन कर सकती है, किसी भी शब्द को इंसर्ट कर सकती है, किसी भी शब्द को यहां से बाहर कर सकती, एग्जिट कर सकती है, रिपील कर सकती है, किसी को संशोधित कर सकती है, परमार्जित कर सकती है, कुछ भी कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट के अवलोकन या आदेश से पहले तो यहां तक हो गया था कि संशोधन के द्वारा भैया संविधान को भी परिवर्तित किया जा सकता है। भलाओ सुप्रीम कोर्ट का 1973 में, वरना आज हमारा संविधान कुछ और ही दिखाई देता। 1973 में केशवानंद भारती ने कहा, केशवानंद भारती के केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देखो आपको शक्ति है, संसद को शक्ति है, आप संविधान में जाके संशोधन कर दो, लेकिन इतनी भी शक्ति नहीं है कि आप संविधान को बदलकर कुछ और संविधान बना दो, एक नया संविधान ले आओ। संविधान के कुछ आधारभूत ढांचे हैं जिन पर संविधान है, जिन पर संविधान खड़ा हुआ है। आप किसी भी कंडीशन में आधारभूत ढांचे जो उसकी मूल आत्मा भी कहलाती है उसमें परिवर्तन नहीं कर सकते हो, है ना। अब आपके मन में भी आ रहा होगा सर ये कौन सी बात है, कौन सा मूलभूत आधारभूत ढांचा? तो बहुत सारी चीजें हैं उसमें, जैसे समानता का अधिकार है, संघात्मक ढांचा है, संसदात्मक प्रक्रिया है, लोकतंत्र है, समानता का अधिकार है। ये हमारे संविधान में एक क्या है, मूलभूत है। इस संविधान से इनको नहीं निकाला जा सकता। समानता के अधिकार को संविधान से नहीं निकाला जा सकता। प्राण एवं देह की स्वतंत्रता को संविधान से नहीं निकाला जा सकता। संसदात्मक व्यवस्था को नहीं निकाला जा सकता। राष्ट्रपति, ठीक है, ये मैं आपको जनरली बता रहा हूं, इन सारी चीजों को आप बदल नहीं सकते हो, ठीक है ना। तो चलिए, अब अगर हम संविधान संशोधन की बात करें तो संविधान संशोधन से संबंधित जो बिल है ना, या जो विधेयक होता है ना, वो लोकसभा या राज्यसभा में किसी में भी पेश किया जा सकता है। ये बात आप लोगों को ध्यान रखनी चाहिए, है ना। बिल कैन बी इंट्रोड्यूस बोथ हाउस, ठीक है, ये लोकसभा में भी जा सकता है और राज्यसभा में जा सकता है। गजब की बात यह है कि यहां पे लोकसभा इज इक्वल टू राज्यसभा, यहां पर राज्यसभा और लोकसभा को बिल्कुल और बराबर अधिकार हैं, ठीक है, कोई ऊंचा नीचा नहीं है यहां पर। और ऐसा भी मत समझना कि अगर इसने पास नहीं किया तो 14 दिन में पास हो जाएगा, ऐसा भी नहीं है जैसा कि धन विधेयक में होता है। ऐसा भी नहीं है कि इसने पास नहीं किया तो संयुक्त अधिवेशन हो जाएगा, ज्वाइंट सेशन हो जाएगा, दोनों साथ बैठ जाएंगे। नहीं, इस बिल को दोनों को, लोकसभा राज्यसभा को अलग अलग पास करना आवश्यक है।
ठीक है नहीं, क्या है, अलग अलग पास करना आवश्यक है, ये बात आपको याद रखना है। लेकिन अब हमारे साथ बहुत सारे स्टूडेंट जुड़ चुके हैं, आप लोगों को एक महत्वपूर्ण सूचना देने का समय और हो गया है। आज सैटरडे है यानी शनिवार है और आज के दिन सुपर कोचिंग टेक्स्ट बुक आप लोगों के लिए लेके आता है एक शानदार ऑफर, जो आपको 90% तक किसी भी कोर्स में एनरोल करने पर देता है पूरा की पूरा यहां पर डिस्काउंट। तो अगर आप आज कोई भी कोर्स परचेज करते हैं तो आप लोगों को बहुत ही बेहतरीन डिस्काउंट मिलेगा, है ना, और आपको सफलता के आसपास लेके चला जाएगा, ये आपको सफल कर देगा अगर आप अच्छी तरह से सारे इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हैं। तो राजराणा कोड का प्रयोग करके आप कोई भी कोर्स परचेज कर सकते हैं, यूपी टीजीटी पीजीटी, पीआरटी टीजीटी पीजीटी महापैक, यहां पर आरपीएससी स्कूल, ठीक है, टीचर आरपीएस बीपीएससी टीआरई 4.0125। इसके अलावा भी बहुत सारे चीज हैं, जैसे रीट है, आप 1349 रुपए में उसे परचेज कर सकते हैं आज के आज, बाकी इसके मूल्य बढ़ जाएंगे, ठीक है, आज के बाद, ठीक है नहीं। बीपीएससी टीआरई 4.0 759 में है मात्र, और बीपीएससी 628 जो है 799 में है, बीपीएससी 4.0 879 में है, इस प्रकार से 11-12 पीजीटी 879 में है, पीआरटी टीजीटी महापैक, ये बहुत बेहतरीन महापैक है, DSSB का भी महापैक लेना है तो मात्र 1384 रुपए का है, DSSB का पीआरटी लेना है 999 का, पीजीटी 1199 का है, टीजीटी 1199 का है, नर्सरी टीचर, या इस पे आप बहुत सारे कोर्स आप लोगों के सामने हैं, राजराणा कोड का इस्तेमाल करके आप किसी भी कोर्स को यहाँ पे एनरोल कर सकते हैं। ये जो सुविधा है आज रात के 12 बजे तक ही, और उसके बाद आप लोगों को नहीं मिलेगी। चलिए अपने टॉपिक पे दोबारा से लौट जाते हैं, जिस टॉपिक को मैं आपको पढ़ा रहा था, है ना। मैंने आपको बताया था कि ये जो बिल है ना, वो लोकसभा या राज्यसभा दोनों में से किसी में भी पेश किया जा सकता है। ये बात अपने दिमाग में आ गई, हाँ है ना। सर क्या इसमें ज्वाइंट सेशन हो सकता है? नहीं हो सकता। सर क्या इसमें लोकसभा राज्यसभा को अलग अलग शक्तियां मिली है? नहीं मिली हुई, ठीक है, दोनों को सेपरेट पास करना होगा, है ना। दोनों को सेपरेट पास करने के बाद ये जाएगा राष्ट्रपति के पास। किसके पास? राष्ट्रपति के पास। ये भी याद रखना, ये कहां जाएगा? राष्ट्रपति के पास। सर क्या राष्ट्रपति को वीटो पावर होती है क्या इस पे? नहीं होती। क्या राष्ट्रपति इस बिल के लिए मना कर सकता है? नहीं कर सकता। राष्ट्रपति इस बिल को रोक सकता है? नहीं रोक सकता। तो क्या करेगा? राष्ट्रपति इस पर साइन करने के लिए बाध्य है, उसे बिल पर साइन करने पड़ेंगे। तो यह जरूर याद रखना बस आप लोगों को, है ना। अब संविधान में आपको ध्यान रखना है कि यह बिल कहां जाएगा? लोकसभा राज्यसभा। यहां पर 3 जगह ऐसी हैं जिनके बारे में हमें ध्यान रखना है। कुछ बिलों को हमें साधारण बहुमत से पास करना पड़ता है, कुछ बिल को हमें विशेष बहुमत से पास करना पड़ता है, और कुछ बिल को हमें विशेष और आधी से ज्यादा विधानसभाओं का समर्थन प्राप्त करना होता है। सामान्य संशोधन जैसे वेतनमान हो, अनुसूची 1 में कुछ परिवर्तन हो, ठीक है नहीं, सामान्य परिवर्तन है, वो साधारण बहुमत से ही हम संविधान में संशोधन कर लेते हैं। और जो विशेष बहुमत और आधी से ज्यादा विधानसभाओं का समर्थन हो, उसमें हम उनकी बात करते हैं जो संघात्मक ढांचे से संबंधित है। संघात्मक ढांचा। अब आप कहोगे सर संघात्मक ढांचा, हाँ मैंने आपको बताया था जहां केंद्र और राज्य दोनों की शक्तियां बटी होती है ना। अगर मान लो कि इसमें विधानसभा है यानी राज्य इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा, राज्य भी, है ना, 50% राज्यों का भी आपको सहयोग लेना पड़ेगा। और संघ किससे बनता है? केंद्र और राज्यों से। तो ऐसा ना हो कि अब तो ये विशेष बहुमत से राज्यों की सारी शक्ति ले लेगा, तो राज्य मना कर देंगे, भैया हम क्यों शक्ति दें अपनी। तो संघात्मक व्यवस्था हमारे यहाँ पे बनी रहेगी। 7वीं अनुसूची में परिवर्तन हो, ठीक है, खुद इस भाग में परिवर्तन हो जो भाग 20 है, ठीक है, राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया बदल जाए, ठीक है, बदलने की अगर बात की जाए, ठीक, प्रतिनिधित्व की बात की जाए, तो वो सारी की सारी जो चीज है वो इससे होती है। इसके अलावा संविधान में जो मूल अधिकार हैं, डीपीएसपी है, मोस्टली संविधान को हम विशेष बहुमत से बदल सकते हैं। अब बहुत सारे नए स्टूडेंट हैं, उनके बारे में ये समझ में नहीं आ रहा होगा सर साधारण बहुमत क्या होता है। तो जितने लोग आए उसका 50% + 1, सिंपल सा है, वो साधारण बहुमत होता है। विशेष बहुमत थोड़ा सा टिपिकल होता है। विशेष बहुमत में क्या होता है कि सदन का बहुमत
इसमें क्या होता है, सदन का बहुमत। अब सदन क्या है, हमारे यहाँ 543 है, उसका बहुमत कितना है, 273। तो सदन का बहुमत होना चाहिए और बहुमत के अलावा 2/3 उपस्थित और मत देने वालों का 2/3 भी होना चाहिए। दो चीज कंडीशन पूरी करनी होती है, जितने भी लोग आए उसका 2/3 और सदन का बहुमत यानी 500, यहाँ पे 273। अगर दोनों कंडीशन पूरी हो रही है तो ये पास होगा, अन्यथा नहीं होगा। अगर कहीं पर 2/3 इन्हें वोट मिल गए, है ना, चलिए कोई बात नहीं, लेकिन 273 वोट नहीं है तो नहीं होगा। जिन्हें 273 मिल गए लेकिन 2/3 नहीं हुआ है उपस्थित मत देने वालों का, तो भी पास नहीं होगा। तो बहुत टिपिकल है, इसमें विपक्षी के दलों को भी शामिल किए बिना मुश्किल से इसको पास कर सकते हैं। इसलिए बहुमत भी हमारे संविधान को आसानी से परिवर्तित नहीं कर सकता। ठीक है ना, आपके दिमाग में होगा ना कि आसानी से संविधान बदल सकते हैं, नहीं, ऐसा नहीं है। ठीक है, इसके अलावा ये क्या है, विशेष बहुमत के अलावा आधे राज्यों का समर्थन भी होना चाहिए, 50% राज्य। यानी हमारे यहाँ पे कितने राज्य हैं, 28 राज्य हैं, तो 14 राज्यों का भी समर्थन यहाँ पर होना चाहिए। वैसे 14 राज्य नहीं, अगर हम ज्यादा हो जाएंगे, क्योंकि हमारे यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 28 तो राज्य हैं, इसके अलावा दिल्ली, पुदुचेरी और जम्मू कश्मीर, इनमें भी तो विधानसभा 31 हो गए, यानी 15 यानी 16, यानी 16 राज्य विधानसभाओं का भी अब समर्थन होना चाहिए, ध्यान रखना। आइए कुछ महत्वपूर्ण संवैधानिक संशोधन की बात कर लेते हैं, सीक्वेंस से चलते हैं। ठीक है, शुरुआत से लेकर लास्ट की ओर। तो मैं मेन संवैधानिक संशोधन आप लोगों को पढ़ा रहा हूं। ठीक है, इन संवैधानिक संशोधन को आप अच्छे से पढ़ लें। ठीक है ना, चलिए, सबसे पहला जो संवैधानिक संशोधन है, जो सबसे लेटेस्ट है, जो 2023 में हुआ है, वो है 106वां संविधान संशोधन। ठीक है, इसको नारी बंधन, ठीक है, नारी बंधन संशोधन अधिनियम भी कहा जाता है। और इसमें आप लोगों को पता होना चाहिए कि लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा में, ठीक है, 33% यानी 1/3 सीटों को आरक्षित किया गया है महिलाओं के लिए, यानी फीमेल के लिए। इसको याद करने की सीधी ट्रिक है कि यहां पर 1 2 3 4 5 6 डिजिट है और 6 ही यहां पर है, तो 106 इज राइट आंसर, है ना। तो यहां पे आप ध्यान रखना। ठीक है, 106वां संविधान संशोधन। इसके बाद आप देखिए 105वां संविधान संशोधन। 105वां जो संविधान संशोधन है, आप इसे भी देख सकते हैं, ये भी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। 105वां संविधान संशोधन, ठीक है, राज्यों को यह अधिकार देता है कि वह अपने यहाँ की पॉपुलेशन को ये डिक्लेयर कर सकती है, किसी भी जाति को वो पिछड़ी है या नहीं है ना। तो ये राज्यों को शक्ति दी जाती है, संघात्मक व्यवस्था को मजबूत किया जाता है। और यहां पर भी देखिए 1 2 3 4 5 डिजिट हैं और ये 105 है। इस प्रकार से इसको याद किया जा सकता है। 104वां संविधान संशोधन SC ST की सीटों में 10 वर्ष के लिए आरक्षण को और बढ़ा देता है। आपको पता है जब संविधान लागू हुआ था तो 10 वर्ष के लिए SC ST को आरक्षण दिया गया था और फिर 10 वर्ष को बढ़ाते गए, तो अब आपको बढ़ा के कहां पहुंचा गया है तो आपको पता है, अब फिर 10 वर्ष के लिए SC ST का रिजर्वेशन बढ़ा दिया गया है ना। तो 104वां संविधान संशोधन 2020 आप लोग यहां पे देख सकते हैं। ठीक है, SC ST को क्या करता है कि 10 वर्ष के लिए और कर दिया जाता, बढ़ा दिया जाता रिजर्वेशन को, है ना। और एक और बात, अच्छी बात हुई है, यहां पे देखो SC है और ST है, आप इनको वर्ड को जोड़ो 1 2 3 4, तो देखो 4 बैठते हैं और यहां पे 104 याद रहेगा। साथ ही साथ एंग्लो इंडियन के रिजर्वेशन को समाप्त कर दिया है, ध्यान रखना। अगला क्या है, 103वां संविधान संशोधन। तो 103 जो है वो 2019 में आया और ये EWS से संबंधित है, आर्थिक रूप से पिछड़े, ठीक है, सेक्शन जो है, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन, उनके लिए इन्होंने 10% आरक्षण दिया गया है गरीबों को। ठीक है, गरीबों को 10% आरक्षण है, EWS, ये याद रखना है ना। इसमें भी 1 2 3 है और यहाँ पे 3 है, तो आप इसको आराम से याद कर सकते हैं, ध्यान रखना। 102वां संविधान संशोधन भी आप देख सकते हैं, 102वां संविधान संशोधन भी आप देख सकते हैं। 102वां संविधान संशोधन उस मांग को पूरी करता है जो बहुत दिनों से की जा रही थी। हमारे यहाँ पर सबसे ज्यादा जो आबादी है वो पिछड़ा वर्ग की है, अदर बैकवर्ड कास्ट की है, और उनको, ठीक, उनके लिए, उनके विकास के लिए एक आयोग का गठन किया गया था, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग। ये आयोग तो बहुत दिनों से काम कर रहा है, काका काकेलकर जो है वो पहले पिछड़ा वर्ग आयोग अध्यक्ष थे और उसके बाद आई मंडल, और मंडल ने 27% आरक्षण की जो अनुशंसा दी थी वो यहीं पर दी थी, ये बात आप लोगों को पता रहना चाहिए, है ना।
तो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग हो गया। अब इसको संवैधानिक दर्जा यानी संविधान में इसको शामिल किया जाए ना किया जाए, इस पर बहुत दिनों से मंथन किया जा रहा था। तो 2018 में इसे संवैधानिक मान्यता मिल गई। ये बात आप लोगों को ध्यान रखना है। 101। अब यहां पे भी देखो बैकवर्ड कमीशन में 2 वर्ड है और यहां पर 102 है। 101वां संविधान संशोधन जीएसटी से संबंधित है, 2016 में आया था। और जीएसटी याद रखना, जीएसटी क्या है? करों का एकीकरण। जो विभिन्न प्रकार के कर थे उनको हटाकर एक ही कर लगा दिया गया है। एकीकरण यानी एक, तो यहां पे एक है, ध्यान रखना। 100वां संविधान संशोधन बांग्लादेश से संबंधित है, बस आप याद रखना इसको। ठीक है, बांग्लादेश को गौर से देखोगे तो यहां पर इस तरह से है, तो यहां पे एक समझ लो, ये 2 जीरो हो गई, तो कितना हो गई? 100। तो बांग्लादेश से संबंधित बहुत है, बस इतना ही आपको याद करना है। 97वां संविधान संशोधन 2011 में जो आया वो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है एग्जाम की दृष्टि से, क्योंकि यह सहकारी संस्थाओं से संबंधित है। आप लोगों को याद रखना पड़ेगा, सहकारी संस्थाएं, कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो आपको यहां पे ध्यान रखना है, बस बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना है आपको, सहकारी संस्था याद रखना है। सहकारी संस्था 97 और सहकारी संस्था, ठीक है नहीं, 97 सहकारी संस्था याद रखना। ओके, चलिए बाकी आप यहां पे देख सकते हैं कि सहकारी समितियां बनाने के लिए अनुच्छेद 19 में बदलाव किया गया और अनुच्छेद 43B को भी इसमें जोड़ा गया। ठीक है, और एक नया भाग भी बनाया गया। ठीक है, इसके लिए 9B बनाया गया सहकारी संस्थाओं के लिए। एक और है 92वां संविधान संशोधन, ये 8वीं अनुसूची से संबंध रखता है और उसमें 4 भाषाओं को जोड़ने की बात करता है। वो 4 भाषाएं BDMS है, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। ठीक है, ये है। आगे देखेंगे तो यहां पर 69वां संविधान संशोधन 1991, अनदर इंपोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, इट इज रिलेटेड टू द NCT, यानी यह दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र घोषित करता है। 69वां। एक और है जो 61वां संविधान संशोधन, ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। पहले जो वोट डालने की उम्र जो थी वो थी 21 वर्ष, इसको घटाकर 18 वर्ष किया गया 61वें संविधान संशोधन के द्वारा, और इसको घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। ठीक है, 35वां संविधान संशोधन सिक्किम से संबंधित है। ठीक है नहीं, याद रखना। और 36वां संविधान संशोधन सिक्किम को एक पूर्ण राज्य बना देता है। तो 35 और 36 दोनों को आपको याद रखना, जहां 35वें संविधान संशोधन के द्वारा सिक्किम का संरक्षित राज्य का दर्जा समाप्त कर दिया और सिक्किम को भारत के सहयोगी राज्य का दर्जा दिया, और वहीं पर 36वें के द्वारा इसे पूर्ण राज्य बना दिया गया, ध्यान रखना। 26वां संविधान संशोधन 1971 प्रिवी पर्स को समाप्त करने की बात करता है। प्रिवी पर्स एक नया वर्ड आया है जो शायद आपको लोगों को ना सुना हो, क्योंकि आप अब बहुत नए है ना। जब हमारा संविधान लागू हुआ था या जब हमारा देश आजाद हुआ था तो बहुत सारी देशी रियासतें थी, उनके राजा थे। अब वो राजा, ठीक है, अब माउंटबेटन योजना ने कहा था कि ऐसा है कि राजाओं को अधिकार है वो भारत में शामिल हो या ना हो। तो हमारे परम पूज्य, उनका नाम आप सुनते होंगे, सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है, गए सब लोगों के पास, उनसे कहा कि राजाओं भारत में शामिल हो जाओ, क्योंकि आपकी जनता ने भारत की आजादी के लिए काम किया है। आप लोग अब तक क्या कर रहे थे? हम वही पैसा जो अंग्रेज आपको दे रहे थे हम भी दे देंगे, आ जाओ। उसके लिए प्रिवी पर्स बना दिया गया था राजाओं को पैसा देने के लिए, और इंदिरा गांधी ने इसको खत्म कर दिया था प्रिवी पर्स को। ये बात आपको ध्यान रखना है। 9वां संविधान संशोधन 1960, ये बेरूबारी से संबंधित है। कुछ जमीन जो थी वो पाकिस्तान को हस्तांतरित कर दी थी, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि बिना संवैधानिक संशोधन के आप किसी भी जमीन को किसी और को नहीं सौंप सकते हैं, तो इस पर ध्यान रखना। तो ये आ गया था। 26वां हो गया। इसके अलावा पहला संवैधानिक संशोधन बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने बार बार अपने अधिवेशनों से ये कहा कि हम जमींदारी प्रथा को खत्म कर देंगे। जमीन उन्हीं की है जिस पर जमीन को जो जोतते हैं। लेकिन अब देश आजाद हो गया। अब देश आजाद होने के बाद उन्हें जमींदारी प्रथा खत्म करनी थी, उसके लिए जमीन लेनी थी, और जमीन ले गए तो जमीन थी संपत्ति। और हमारे यहाँ पे उस समय पर आर्टिकल होता था 31, है ना, उसमें दे रखा था संपत्ति का अधिकार। तो संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार था, उस तो मौलिक अधिकार को तो छीना नहीं जा सकता। तो जमींदार चले गए कहां पर? सुप्रीम कोर्ट कि देखो हमें मौलिक अधिकार दे रखा, हमारी जमीन छीन रहे। तो हमारे संसद ने अस्थायी व्यवस्था बनाई। ठीक है, अगर देखा जाए तो पहली अनुसूची लेके आए, उसमें क्या कर दिया, यानी उसमें पहला संशोधन किया उन्होंने और 9वीं अनुसूची को जोड़ दिया। उसमें लिखा कि इसमें जो जो अधिनियम होंगे उनको सुप्रीम कोर्ट में चुनौती नहीं दी जा सकती।
तो इसी में डाल दिया भूमि सुधारों को, जमींदारों से की जमीन ले लेके सारे कानून इसी में डाल दिए। अब ये अनुसूची जो 9 थी, ठीक है नहीं, उसमें क्या लिखा है कि इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती नहीं दी जा सकती, तो कोई भी जमींदार फिर चुनौती नहीं दे पाया और जमींदार की जमीन है वो सभी को मिल गई। ठीक है ना, आगे आ जाऊं। 7वां संविधान संशोधन, अनदर इंपोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। इसने क्या किया, 1956 से पहले हमारे पास 4 प्रकार के राज्य थे, ABCD। ए प्रकार के राज्य 6वें भाग में थे, 7वें भाग में, 8वें भाग में और 9वें भाग में। ए प्रकार के राज्य 6वें भाग में थे, बी प्रकार के राज्य 7वें भाग में थे, सी प्रकार के राज्य 8वें भाग में, डी प्रकार के राज्य 9वें भाग में। इस प्रकार से यहां पर 4 भाग थे। 7वें संविधान संशोधन ने इस वाले भाग को और इस वाले भाग को नष्ट कर दिया, खत्म कर दिया, ठीक है नहीं, और भाग 6 और 8 को बनाए रखा। इसमें कर दिया उसने राज्य और इसमें कर दिया उसने यूनियन टेरिटरी, जो आज भी है। 7वां संविधान संशोधन के द्वारा 7वां भाग खत्म हो चुका, जो आज भी खत्म है। 9वें संविधान संशोधन को 9वें भाग को 73वें संविधान संशोधन के द्वारा दोबारा से पुनर्जीवित कर दिया गया और इसमें पंचा डाल दिया गया बाद में, ठीक है ना। चलिए, 10वां संविधान जो संशोधन है वो और ज्यादा महत्वपूर्ण। भारतीय संघ में दादर और नागर हवेली का समावेश किया गया ताकि राष्ट्रपति को क्षेत्र की शांति, प्रगति और अच्छी सरकार के लिए नियम बनाने में सक्षम बनाया जा सके। 26वां संविधान भी एक और महत्वपूर्ण संविधान है, मौलिक अधिकारों सहित संविधान के किसी भी भाग में संशोधन करने की शक्ति की पुष्टि करता है, ठीक है नहीं, और राष्ट्रपति के लिए संविधान संशोधन विधेयक को अपनी सहमति देना अनिवार्य कर देता है। तो देखो यही है, हमारे यहाँ पे ये राजनीति से थोड़ा सा प्रेरित था, है ना। ये सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दे दिया था तो उसमें कहा कि नहीं, कि संविधान में संशोधन करना संसद का कार्य है, ये बात आप लोगों को ध्यान रखना है। 42वां संविधान संशोधन, जिसे लघु संविधान कहते हैं, उसने देखिए हमारे संविधान में क्या क्या परिवर्तन किया है, आप यहाँ पे देख लो। 42वें संविधान संशोधन में 3 नए शब्द जोड़े गए, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता हमारी प्रस्तावना में जुड़े, यानी प्रस्तावना में संशोधन किया गया, ठीक है। नागरिकों द्वारा मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया, ये हमारे संविधान में परिवर्तन किया गया। राष्ट्रपति के 74 के अधीन अपने कर्तव्यों के निर्वहन में मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार कार्य करेगा, ये भी जोड़ा गया कि राष्ट्रपति से कहा गया कि जो भी मंत्रिपरिषद कहती है बिना दिमाग खराब किए चुपचाप काम करना है आपको, आप सलाह को मानोगे, आपको हमेशा माननी पड़ेगी, ये कर दिया था। अन्य मामलों में प्रशासित न्यायाधिकरण, ठीक है, न्यायाधिकरणों को जोड़ दिया गया, ठीक है। अधिकरण 1971 की जनगणना के आधार पर 2001 की तक लोकसभा, राज्य विधानसभाओं में सीटों का रखरखाव किया गया, ये सही है। लोकसभा, राज्य विधानसभाओं का कार्यकाल 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया, आप यहाँ पे भी देख लो। यानी वास्तव में देखा जाए संविधान को परिवर्तित करने का सबसे बड़ा जो काम किया गया था 42वें संविधान संशोधन के द्वारा किया गया। उस समय पर भारत में आपातकाल लगा हुआ था, तो ये लोकतांत्रिक तरीके से नहीं हुआ होगा। सोचिए, आपातकाल था, बहुत सारे नेता कहाँ थे, जेल में भरे हुए थे, उस समय पर संविधान में संशोधन किया था और कितना कुछ किया है देख लो। यानी जो हमारे यहाँ पर लोकसभा 5 साल की थी उसको बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया गया, देख सो। जब कुछ मौलिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं किया जाता तब तक निर्देशक सिद्धांतों को लागू करने की बनाए गए कानूनों का अदालत में अवैध नहीं माना जा सकता, ये भी किया गया। राजनीति के 3 नए निर्देशक सिद्धांत, समान न्याय और मुफ्त कानूनी सहायता, उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी, पर्यावरण, वनों और वन्य जीवों की सुरक्षा को जोड़ा गया। भारत के क्षेत्र के हिस्से में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की सुविधा प्रदान करना, किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन की एक बार की अवधि को 6 महीने से बढ़ाकर 1 वर्ष कर दी। शिक्षा, वन, जंगली जानवर, पक्षी संरक्षण, बांट और माप को न्याय, प्रशासन, संविधान और सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के अलावा सभी अदालतों के संगठन सहित 5 विषयों को राज्य सूची से संवर्धित सूची में स्थानांतरित कर दिया, ठीक है ना। आप यहाँ पे देख सकते हैं कुछ महत्वपूर्ण और भी संवैधानिक संशोधन है जो आपको यहाँ पे दिखाई देंगे। 97वां संविधान संशोधन, सहकारी समिति, मैंने आपको पढ़ाया था। 91वां संविधान संशोधन है, केंद्र और राज्यों में मंत्रिपरिषद को सीमित कर दिया गया, है ना। यहाँ पे याद रखना इंपॉर्टेंट है ये 91वां संविधान संशोधन। यहाँ पर क्या था कि पहले बहुत सारे मंत्री हो जाते थे, तो उन्होंने कहा कि मंत्रियों की संख्या को निर्धारित करते हैं, जितने भी लोकसभा के सदस्य है ना, ठीक है, उनके 15% से ज्यादा नहीं हो सकते। 543 है तो 543 के आप 15% निकालो, लगभग 80-81 के आसपास बैठेंगे, उससे ज्यादा मंत्री नहीं हो सकते, क्योंकि एक मंत्री पर करोड़ों रुपए खर्च होते हैं और हम नहीं चाहते करोड़ रुपए ऐसे खर्चा हो, ठीक है ना। तो मंत्रिमंडल के आकार को निश्चित कर दिया गया, ध्यान रखना, ठीक है। इस शर्त के साथ प्रावधान किया गया किसी राज्य में मुख्यमंत्री सहित मुख्यमंत्री न्यूनतम संख्या 12 से कम नहीं होनी चाहिए, है ना। और राज्यों में यह कहा गया कि मुख्यमंत्री और जो मंत्री होंगे उसकी न्यूनतम संख्या 12 से कम नहीं होगी और ज्यादा 15% से ज्यादा नहीं होगी, सीधी बात है। 52वां संविधान संशोधन बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, दल बदल के संबंधित है। आपको पता होगा कि हमारे जो राजनीतिक पुरोधा है जिन्हें हम चुनते हैं, ठीक है, वो 1 मिनट में दल बदलने में
महारत हासिल थी। कहीं से चुने गए दूसरे में चले जाते थे। बड़ी विचित्र स्थिति पैदा हो गई थी। रोज सरकारें बनती थी, रोज सरकार बिगड़ जाती थी। ठीक है, तो दल बदल अधरे में लाया गया। और अगर कोई व्यक्ति दूसरे दल को जीतने के बाद ज्वाइन करता है तो उसकी सदस्यता खत्म हो जाएगी। जैसे बीजेपी का कोई व्यक्ति है, कांग्रेस को ज्वाइन करता है जीतने के बाद, तो वह सदस्यता खत्म हो जाएगी। कांग्रेस का बीजेपी को ज्वाइन करता है तो भी सदस्यता खत्म हो जाएगी। कोई निर्दलीय है, वो पार्टी को ज्वाइन करता है तो भी सदस्यता खत्म हो जाएगी। लेकिन अगर कोई मनोनीत किसी दल को ज्वाइन करता है, ठीक है, 6 महीने के अंदर, तो उसकी सदस्यता खत्म नहीं होगी। ठीक है, 6 महीने के बाद ज्वाइन करता है तो उसकी सदस्यता खत्म हो जाएगी। बस याद रखना। 61वां हमने आपको बता दिया है। 65वां आप लोगों को ज्यादा जरूरत नहीं है। अनुसूचित जाति, ठीक है, याद रखो। 65वां संविधान संशोधन 1990 महत्वपूर्ण है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए राष्ट्रीय आयोग को शामिल करने के लिए संविधान में 338 में संशोधन किया गया। अनुसूचित जाति के लिए आयोग, अनुसूचित जनजाति के लिए SC/ST आयोग बनाया गया था, है ना। 69वां मैंने आप लोगों को यहाँ बता दिया। 44वें संविधान संशोधन से जो सबसे बड़ी बात हुई वो ये हुई कि संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से निकाल दिया गया। ये संपत्ति का अधिकार जो था वो आर्टिकल 31 में था, अब 300A में है। पहले ये पहले ये मौलिक अधिकार था, आज ये लीगल राइट या कानूनी अधिकार है, याद रखना, है ना। और आज ये भाग 12 में है, पहले ये भाग 3 में था। बस महत्वपूर्ण ये है। बाकी अगर आप सब चीजों को पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। आपको पूरा की पूरा जो नोट्स है ये आपको SST विद राज राणा टेलीग्राम पर मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। थैंक्स अ लॉट। ये है आपके सभी के सभी संवैधानिक संशोधन। इसी प्रकार से मैं आप लोगों के लिए वीडियो लाता रहूंगा। एक एक टॉपिक को आपको सब टॉपिक को थोड़ा थोड़ा करा दूंगा ताकि आप लोगों को सारी चीजें अच्छी तरह से याद हो जाए। मैं हूं राज राणा। अगर आप मुझसे कनेक्ट होना चाहते हैं तो SST विद राज राणा टेलीग्राम पर मुझे ज्वाइन कर लें। इसके अलावा ये नंबर मेरा दे रखा है यहाँ पर 8367775254 पर आप मुझे कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। मैसेज ज्यादा करें, ठीक है, उस पर अपनी समस्या लिखें, समस्याओं का हर एक का जवाब मैं आप लोगों को दूंगा। अगर आप कोई कोर्स परचेज करना चाहते हैं तो भी आप इस पर मैसेज करके लिख दें। जैसे रीट का कोर्स परचेज करना चाहते हैं तो रीट लिखकर आप मैसेज कर दें। BPSC का कोर्स खरीदना चाहते हैं, BPSC लिखकर आप इसको भेज दें मेरे पास, तो आपको सारी इंफॉर्मेशन आपको यहीं पर मिल जाएगी। तो चलिए आज के लिए सिर्फ इतना ही, फिर आपसे मुलाकात होगी। बाय बाय, टेक केयर। सब लोग अपना ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।